द चैलेंज क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हम 10वां क्लास का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस चैप्टर को आप नहीं देखे हैं तो पहले उस चैप्टर को देखें, प्रकाश का प्रवर्तन, जो लगभग 25 पार्ट में मैंने डाला है, लेकिन सारे वीडियो काफ़ी छोटा छोटा है इसलिए 25 पार्ट हो गया है। यहाँ पर हम आज क्लास 10 के लिए, जैसा कि देख पा रहे हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स का ही दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन वह बच्चा सही से समझ पाएगा जो पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन देख लिया है या उसको पढ़ लिया है। तो आप पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखें। दोनों चैप्टर लगभग एक ही चीज़ है, बस उसमें दर्पण के बारे में पढ़ना है और इस चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ना है। तो पहले कुछ बेसिक शुरुआत में इसका जो पढ़ना है पॉइंट बाय पॉइंट उसे हम देख लेते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन ये दूसरा चैप्टर है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है हमने पहले से इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं। अगर इसको लिख भी सकते हैं या बिल्कुल आसान भी है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक चित्र बना रखा है। ये जो ऊपर ये जो देख पा रहे हैं नीचे इस तरह से डॉट 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 इस तरह से जो देख पा रहे हैं, ये पानी है जिसको हम सघन माध्यम कहते हैं। सघन माध्यम कहेंगे। कौन माध्यम कहेंगे? सघन माध्यम। ये पानी है और ये सघन, और ऊपर चूँकि कुछ नहीं है तो इसको हम हवा बोलेंगे, और ये हवा है और इसको हम विरल माध्यम कहेंगे। अब देखिए, सरल माध्यम, विरल माध्यम और सघन माध्यम का मतलब यही हुआ कि जिसमें प्रकाश की किरणें तेज़ी से चले तो वो विरल माध्यम है। उसके अपेक्षा अगर प्रकाश की किरण जिसमें धीमा चले, जैसे देख लीजिए ऊपर हवा है तो हवा में प्रकाश की चाल जैसे पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके 3 लाख के स्पीड से चलता है, लेकिन जैसे ही जल में जाएगा तब 2,25,000 हो जाएगा उसका चाल। तो ये इसमें प्रकाश तेज़ी से चल रहा है तो ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। तो देखिए यहाँ पर जो परिभाषा बोला था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, तो देखिए ये एक माध्यम, हवा एक माध्यम है, तो हवा से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है यानी पानी में प्रवेश करती है। देखिए यह किरण आ रहा है, ये जो बीच में देख पा रहे हैं ये अभिलंब है। ये अभिलंब डाला गया है ताकि प्रतिबिंब की स्थिति को बता सके। तो बीच में अभिलंब है जिसका नाम n डैश है। और देखिए यहाँ से जो किरण आया है, किरण का नाम है AO। जब ये किरण जो है हवा से आया 3 लाख के स्पीड से, लेकिन जैसे ही पानी में चबहाक से मारा तो उसका चाल जो है 2,25,000 किलोमीटर हो गया, जिसके कारण चूँकि 3 लाख के स्पीड से आ रहा था अब उसका गति में परिवर्तन हो गया। पानी में आपको पिछले क्लास को देखिए, सब चीज़ वहाँ पर हम क्लियर करके बताए हैं कि हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख और पानी में 2,25,000, कांच में 2 लाख, ये सारा चीज़ वहाँ पर क्लियर किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो हवा में प्रकाश आया, ठीक है, 3 लाख के स्पीड से, लेकिन जैसे ही पानी में प्रवेश किया तो वो 2,25,000 उसका गति कम गया, जिसके कारण आप देख सकते हैं प्रकाश इसको ऐसे सीधा निकलना। चूँकि हम पढ़े थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, तो सीधा न निकल कर ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिवर्तन हो गया। ये किरण ऐसे सीधा जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा इधर मुड़ गया अभिलंब की ओर। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा था, मतलब हवा से पानी में, लेकिन इस फिगर को देखें तो यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम, तीर का निशान देखिए पता चलेगा। यहाँ पानी से हम हवा की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए ऊपर वाला हो गया हवा और नीचे वाला हो गया पानी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब नीचे से प्रकाश ले रहे हैं, यहाँ ऊपर से आ रहा था तो अभिलंब की ओर मुड़ा, लेकिन यहाँ हम पानी से हवा की ओर ले जा रहे हैं, सघन से विरल से ले जा रहे हैं तो अभिलंब से ही दूर हटेगा। इसका जस्ट उल्टा, हवा से विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। दोनों कांड को आप याद रखेंगे, दोनों परिवर्तन को। तो यहाँ से ऐसे आया तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, पानी में जाते हैं, लेकिन पानी से जैसी हवा में गया तो अभिलंब से दूर हट गया।
तो यहाँ किरण में क्या हुआ, बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। जबकि इस किरण को कैसे जाना चाहिए, आप पढ़े हैं, इसको सीधा रेखा में से जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर बदलाव आया और इसी बदलाव को, इसी परिवर्तन को हम कहते हैं कि प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, मतलब प्रकाश थोड़ा सा मुड़ गया। ठीक है, तो हाँ हम समझते हैं कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब हवा से पानी में प्रवेश करती है, तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है। देखिए ना, परिवर्तन कर रहे, जाना चाहिए सीधा लेकिन हो गया ऐसे। तो इसी घटना को, प्रकाश के मुड़ने की ही क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। और ये रहा उन दोनों का फोटो। अब ध्यान दें, यहाँ पर कुछ डिफिनेशन आपको जानना चाहिए। एक होता है आपतित किरण। आपतित किरण हम बोलते हैं आने वाली किरण को। जैसा कि आप देख सकते हैं एओ आने वाली किरण है, तो यहाँ हमने लिख दिया एओ आपतित किरण है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और यहाँ पर एओ से दर्शाया गया है। तो आप इसको हम इसलिए लिख दिए ताकि इस पहचान सके कि एओ जो है आपतित किरण है, आने वाली किरण है। और ओ बी, देखिए ओ बी ई किरण है जो एक माध्यम में जाने के बाद दूसरे माध्यम से निकलने वाली किरण है, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, तो इसी को हम ऊपर वाला को बोलेंगे आपतित किरण और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा एन डैश अभिलंब है। आप जैसा कि बताएं एन डैश क्या है, अभिलंब है। और बिंदु ओ देखिए बिंदु ओ है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो यहाँ पर आपतन बिंदु, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में आना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। और कोण आई, देखिए कोण आई जो यहाँ बन रहा है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और कोण आर, देखिए कोण आर जो नीचे बन रहा है इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं, परावर्तन के नियम में, ये अपवर्तन के नियम में है तो अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ हटा दें, आपको समझ में आ गया। एक बार हम चाहें तो बिना देखे इस लिस्ट को एक बार जल्दी में देखें। देखिए ई किरण एओ को बोलेंगे आपतित किरण, आ रही है, इसको बोलेंगे हम ई जा रही है तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। और ये जो बिंदु देख पा रहे हैं इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। और एन डैश जो है ये अभिलंब है। क्लियर है, तो आप देख लीजिए उसमें भी यही चीज़ है ना। इसमें देखिए एओ इधर से है तो ई हो गया कौची, अपवर्तित किरण। और ई कौची हो, ई आने वाली किरण हो गया, आई क्या हो गया, जाने वाला किरण। और ई जो देख पा रहे हैं बिंदु, ई है ओ, जिसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को आपतन बिंदु। एन डैश क्या है, एन डैश क्या है, अभिलंब है। तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको दूसरा जो पॉइंट पढ़ना है, ये तो हम समझ गए कि सर प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो रास्ता थोड़ा सा चेंज कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक है, रास्ता चेंज कर दिया। तो अपवर्तन के क्या कारण हैं? एक सवाल यह भी बनता है कि प्रकाश के अपवर्तन के आखिर कारण क्या है। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आखिर क्या कारण है कि प्रकाश सीधे न चल के जैसी विरल से सघन में गया तो अपना रास्ता बदल दिया, आखिर उसका कारण क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि जब हवा में आ रहा था तो 3 लाख के स्पीड से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से, लेकिन जैसे ही पानी में गया तो उसका स्पीड 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, जिसके कारण वह अपना रास्ता बदल दिया। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम, हवा अलग माध्यम, पानी अलग माध्यम है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है ना अलग अलग होता है। अभी बताएं है ना, जो इधर 3 लाख का, इधर 2,25,000, तो अलग अलग होता है। जैसे कि हवा में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से प्रकाश चलती है तथा जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलती है। अतः इससे स्पष्ट है कि वेग में परिवर्तन हो जाता है। जब वेग में परिवर्तन हो गया, 3 लाख के स्पीड से आ रहा था, अब पानी में 2,25,000 हो गया, तो वेग में जैसे ही परिवर्तन होता है, इसी वजह से किरण की दिशा में भी परिवर्तन होता है, सीधा न चल के थोड़ा मुड़ जाता है। तो अब समझ में आ गया कि अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि इसका वेग में परिवर्तन हो जाता है। बस यही कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ना, जो कि मोस्ट भी आई है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो सारे बच्चे आपको पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगर नहीं पता तो चलिए ज़रा ध्यान दें, यहाँ से हम पहले नियम को समझा देते हैं इस फिगर से। देखिए दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, एक आने वाली किरण और एक जाने वाली किरण, और एक अभिलंब। देखिए तीनों एक ही बिंदु पर टिकी होती है, देख सकते हैं, आ रही है और इधर ये जा रही है, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है,
ई देखिए ई कोण आई और कोण आर दोनों नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब है कि इस कोण को इस कोण से भागा देने पर मान लो कि 1/2 आता है, तो हर बार जब जब भागा देंगे दोनों में 1/2 आएगा। नियत है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। अगर नहीं समझे हैं तो इस नियतांक पर हम अगले एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ज़रा ध्यान दें, वही 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन होते हैं? आपतित किरण बोले ना, आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण कौन हो गया? जाने वाली किरण। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ध्यान देंगे ज़रा सा, हम बताना चाह रहे थे कि आपतित किरण, देखिए ये आने वाली किरण को आपतित किरण, और अपवर्तित किरण जाने वालों को अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही, देखिए तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, देख सकते हैं तीनों एक ही बिंदु पर है। ये भी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को अपवर्तित किरण, और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर। तो ये पहला नियम हो गया। ठीक है, समझना होता है, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा कोण जैसा कि बताएं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। बस ये दोनों नियम को आपको ध्यान रखना है। यही 2 नियम है कौची प्रकाश का, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो दूसरा नियम है, नियम में अगर नियम पूछे एग्जाम में तो इतना ही लिखना है, ये दोनों लिख देना है बस। ये जो नीचे लिखा हो इसको नहीं लिखेंगे, इसके बारे में पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो ये जो दूसरा नियम आप देख रहे हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात नियतांक होता है, इस नियम का खोज स्नेल नामक व्यक्ति ने किया। और स्नेल नामक व्यक्ति ने इसका खोज 1621 ईस्वी में किया। इसलिए इस दूसरे नियम को, पहले को नहीं, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और स्नेल ने नियम दिया, चूँकि क्या करा, आपतन कोण को हम साइन आई से सूचित करते हैं और अपवर्तन कोण को साइन आर से सूचित करते हैं। देखिए ई वाला जो होगा साइन आई इसको बोलेंगे और नीचे वाला को साइन आर बोलेंगे। तो उसमें बताया गया कि दोनों का अनुपात मतलब बटा, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन आई बटा साइन आर, अनुपात हो गया। और दोनों नियतांक होते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। तो नियतांक को हम म्यू से सूचित करते हैं, ध्यान रखेंगे, नियतांक को हम म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि साइन आई और साइन आर का अनुपात जो होते हैं नियतांक होते हैं, अनियतांक को हम म्यू कहते हैं। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही स्नेल ने एक नियम दिया था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि म्यू बराबर है ना, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, यह नियम किसने दिया? तो यह नियम स्नेल ने दिया। और म्यू का मतलब यहाँ होता है नियतांक। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ से सारे बच्चे समझेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या प्रभाव है। मतलब जो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो जो मुड़ गया, तो मुड़ने के कारण कौन कौन सी घटनाएं हो जाती है, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पानी में डूबी हुई छड़ या पेंसिल मुड़ क्यों जाती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन क्योंकि भैया जब विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो देखिए प्रकाश से जब मुड़ जाती है तो जैसे ही प्रकाश मुड़ती है तो हमको लगता है छड़ी मुड़ा हुआ है, यहाँ तो प्रकाश मुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये पूछेगा कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्लियर है? दूसरी पूछेगा मछुआरे को मछली भेदते समय, अब देखिए नए बच्चे समय मछुआरे समझते हैं जो मछली मारते हैं, अब भेदते मतलब छेद करते समय। अब बड़े बड़े जो मछली होते हैं, बड़े बड़े जो मछली होते हैं उसको मछुआरे लोग भाला से मारते हैं। देखते रहेगा समुद्र के किनारे में देखेगा बहुत बड़ी मछली है तो 2-4 मछुआरा 2-4 भाला ले रहेगा, फाक फाक एकदम भोंक देगा बस। ठीक है, तो उसको भेदते समय क्या होता है, कभी कभी निशाना चूक जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है हवा से पानी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, तो वहाँ पर जब जाता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। इसलिए मछली या तो आगे होता है या तो पीछे होता है और मार देता है जहाँ मछली नहीं वहाँ, उसको दिखाई चूँकि गलत दिखाई देता है। समझ गए कि नहीं? तो इसी वजह से मछुआरे को मछली भेदते समय कठिनाई हो जाता है, कभी कभी उसको गलत दिखाई देगा, मछली है कहीं लेकिन दिखाई दे रहा है कहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश मुड़ गया है उसमें जाने के बाद, इसलिए मछली भी कहीं दूर अलग जगह दिखाई दे रहा है तो उस पर भाला चलाएगा, मछली भागा, मछली तो कहीं और था।
ठीक है। तो ये प्रकाश के मुड़ने के कारण यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब होता है घटना। अगला बात करें, पानी से भरे हुए बाल्टी आप लोग देखे होंगे, उसमें अगर एक सिक्का रख दीजिए तो सिक्का उठा हुआ महसूस होगा। या पानी का आप देखें पेंदी ही जो होता है लगेगा कि उठ गया है, लगेगा बाल्टी की गहराई कम गया। तो ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण का मतलब जब प्रकाश उसमें जाती है तो मुड़ जाती है, जिसके कारण यह सब घटना आपको देखने को मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन आए कि पानी में भरे हुए बाल्टी में अगर सिक्का रखा जाता है तो ऊपर उठा हुआ क्यों महसूस होता है? तो ऑप्शन में खोज लेना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन में प्रकाश के परावर्तन भी रहेंगे, लेकिन प्रकाश के परावर्तन नहीं होगा, जब होगा तब प्रकाश का अपवर्तन होगा। अक्षरों के ऊपर कांच, देखिए आज किताब लिखा हुआ है, उस पर कोई कांच रखिए। आप देखे होंगे स्टोन बॉक्स में एक गोल का कांच आता है, उसको इस तरह से रख देंगे तो अक्षर क्या होगा, थोड़ा सा उठ जाएगा ऊपर, लगेगा थोड़ा उठ गया। आप घर में ट्राई करके देख लेना, एक कांच का शीशा एक टुकड़ा उस पर रख देना तो देखिएगा उठ जाएगा अक्षरवा। तो इसका मतलब है कि हवा से जैसी कांच में प्रवेश किया तो वही वाला काम हुआ, जैसी प्रकाश मुड़ा तो अक्षर आपको उठा हुआ महसूस होने लगा। तो यह भी घटना अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब का मतलब यहाँ होता है कांच का टुकड़ा या कांच की सिल्ली, उस पर रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होता है। यह घटना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये चारों पॉइंट ध्यान रखेंगे, ABCD जो कर रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में अलोंग के रूप में पूछे जाते हैं। तो इसका हम विस्तार एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि आखिर डूबी हुई छड़ी आखिर टेढ़ी क्यों महसूस होती है, मुड़ी हुई क्यों महसूस होती है, इसका हम डिटेल में बात करेंगे। और कुछ बच्चे यहाँ भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों कोण का अनुपात नियतांक क्यों होता है, तो नियतांक का एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ से आपका बात क्लियर हो जाएगा। आइए जरा हम बात करते हैं, अगला जो आपको पॉइंट पढ़ना है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो इस चैप्टर को उसी बच्चे समझ पाते हैं जैसा कि पहले बोले जो प्रकाश का प्रवर्तन पहला चैप्टर को पढ़ रखे हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। अपवर्तनांक क्या है, कभी ये पूछ देगा। तो अपवर्तनांक पहले समझिए, नहीं तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल भी नहीं बन पाएगा। तो आइए अपवर्तनांक क्या है ना। तो अपवर्तनांक क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है। पिछले हम क्लास में बता चुके हैं, पिछले वाले फर्स्ट चैप्टर में, कि शून्य बोलो चाहे निर्वात बोलो, शून्य में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है। कहाँ? शून्य में। तो शून्य में प्रकाश की चाल को हम सी कहते हैं। और उस माध्यम में प्रकाश की, उस माध्यम मतलब जिसका निकालना हो। अब देखिए जब आपको एक क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को पहले इस थ्योरी को समझेंगे तभी वो बन पाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि कांच का अपवर्तनांक निकालें, कांच का अपवर्तनांक निकालें। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी हम सोल्व करेंगे। या पूछ देगा जल का अपवर्तनांक निकालें, तो दोनों क्वेश्चन सोल्व कब कर पाएंगे? या ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जब इसको समझेंगे। तो देखिए अपवर्तनांक क्या कहता है, पहले इसको हम हटा देते हैं, पहले समझ लीजिए जरा बात को। अपवर्तनांक का मतलब होता है शून्य में प्रकाश की चाल, ध्यान रखेंगे। अपवर्तनांक क्या कहता है? अपवर्तनांक, ध्यान देंगे। अपवर्तनांक क्या कहता है? शून्य में प्रकाश की चाल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब उस माध्यम का मतलब बच्चा नहीं समझते, के अनुपात मतलब क्या होता है? बटा, तो हम बटा कर दिए। उस माध्यम का मतलब जिस माध्यम का पूछ रहा है। जैसे अभी हम पूछे ना, वो लिखे ना कि कांच का अपवर्तनांक निकाले, तो कांच का अपवर्तनांक, कांच में प्रकाश की चाल जो होगा नीचे होगा। मतलब समझिए शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात मतलब बटा होता है। यार नीचे लिख देंगे कुछ, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। देखिए अपवर्तनांक का फार्मूला बन गया। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो परिभाषा ऐसे लिखना है कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक का ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यही हो गया उसका फार्मूला। अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो अपवर्तनांक को जैसा कि आपको पता है n से सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं। और शून्य में प्रकाश की चाल को भी मैंने यहाँ बताया कि इसको c से सूचित करते हैं। और उस माध्यम का मतलब जिस माध्यम का पूछ रहा, केरोसिन का पूछेगा तो केरोसिन का प्रकाश की चाल नीचे रखेंगे। जल का अपवर्तनांक पूछेगा तो जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, नीचे रखेंगे। तो अभी समझ में आ जाएगा, अभी भी नहीं समझे हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को देखिए, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को cm से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cm। तो ये इंग्लिश में ही फार्मूला आपका बन गया, ठीक।
ठीक है। तो ये हिंदी में और इंग्लिश में आप इसे चाहें तो अपने कॉपी में नोट कर ले सकते हैं। अभी देखिए हम फिलहाल यहाँ पर आपको समझाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन जैसा कि अभी लिखे पूछेगा आपसे कि बताइए कांच का अपवर्तनांक निकालें, कांच का अपवर्तनांक निकालें। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए जरा ध्यान समझिए। क्या कर रहा है शून्य में प्रकाश की चाल। तो शून्य में प्रकाश की चाल सभी बच्चों को पता है कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर। मतलब कहने का मतलब 3 पर 5 शून्य, 3 लाख हो गया। अब कह रहा है उस माध्यम में, अब उस माध्यम बच्चे नहीं समझते, तो उस माध्यम का मतलब जिसका पूछ रहा था, किसका पूछ रहा है, कांच का। तो कांच का नीचे होगा, तो कांच में प्रकाश की चाल आध होना चाहिए आपको। पिछले क्लास में पार्ट 1 वाला प्रकाश के परावर्तन वाला में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। ठीक है, अब देख लीजिए कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो ये फिक्स है, ऊपर में 3 ही लाख लिखना है। चाहे कांच का पूछे, चाहे जल का पूछे, किसी का पूछे, ऊपर फिक्स है 3 ही लाख हुआ, क्योंकि ऊपर में कह रहा है शून्य में प्रकाश की चाल। और शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है। शून्य में यहाँ पर निर्वात में भी लिख सकते हैं। तो शून्य में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है, तो ऊपर फिक्स है 3 ही लाख रहा है, इसको बदल नहीं सकते हैं। हाँ, कांच का पूछा तो यहाँ कांच का लिखना है। यहाँ हीरा का अपवर्तनांक पूछेगा तो हीरा का यहाँ लिखना है, बस। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, जैसे ही इसको हम काट देंगे तो मेरा बच गया फाइनली 3/2, भागा लगाएंगे तो 1.5। 1.5 जो आ गया ये कांच का अपवर्तनांक आ गया। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बच्चे नहीं समझते हैं। अब देखिए समझ में आ गया हो कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो सीधा आपको समझना है कि अपवर्तनांक निकालने के लिए ऊपर हम शून्य में प्रकाश की चाल और जिसका पूछे उसका नीचे रखेंगे, तो बस परिभाषा बन गया कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम मतलब जिसका पूछ रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका फार्मूला हो गया अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और आपसे कांच का अपवर्तनांक निकाले ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल का अपवर्तनांक निकालें। किसका? दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल का अपवर्तनांक निकालें, जल का अपवर्तनांक निकालें। तो आइए जरा देख ले इस क्वेश्चन को। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फार्मूला को देखिए। शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख। चलिए हम लिख लेते हैं 3 लाख। अब कह रहा है उस माध्यम में, तो किस माध्यम में, चूंकि जल का पूछ रहा था जल का नीचे लिखिए। अब बताए जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, अगर आध होगा तो निकाल पाएंगे। तो जल में होता है 2,25,000। कितना होता है, 2,25,000। ठीक है, अब 3 शून्य से 3 शून्य देखिए हटा दीजिए, हटा दिए। बस इन दोनों को भागा लगा दीजिएगा। तो जब भागा लगा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ बच गया, कौची बच गया, 300 और बटा 225। इसको काट छाट करने के बाद जो आपका आएगा वो आ जाएगा 1.333। इस तरह से आ जाएगा। तो बस निकल गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के पॉइंट से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको लगता है कि आपको अपवर्तनांक अब समझ में आ गया। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल है ना, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक आपको याद रखना है, आपके फिजिक्स बुक में दिया हुआ है, जिसमें से सबसे भी आपका हीरा का है। हर बार पूछा जाता है, पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो 2.42। जैसे निकाल के दिखाएं, निकाल के दे दिया है बुक में आपका। बस निकालने के लिए वही दूगो, एक जल है, कांच है, ये सब के बारे में पूछेगा। बाकी निकालने के लिए पूछेगा नहीं, बस याद रखना ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। जैसे देख लेते हैं कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक निकालने के लिए सिखा चुके हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे चीज़ें जिसको आप रट ले, हमको हमारे हिसाब से इसे रट के रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ दिया जाता है। तो देखिए वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.0003। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। केरोसिन का होता है 1.44। ये अपवर्तनांक सबका निकाला हुआ है, जैसे अभी निकाल रहे थे वैसे निकाल के दिया गया है। और एल्कोहल का 1.36। तारपीन का तेल या तारपीन का पूछे तो 1.47। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपवर्तनांक होता है 1.63। और बेंजीन का 1.5 बोले या 1.50 बोले। पिघला क्वार्टेज का 1.46। बर्फ़ का ध्यान रखेंगे, ये भी 10वां क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बर्फ़ का 1.31। चूँकि आपके सब बुक में है तो आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, हम तो कहेंगे सारे बच्चे इसको देख लें, है ना, ऐसे ज़रूर याद रखें। और क्राउन कांच का 1.48 से 1.61 तक होता है। और यहाँ पर फिलेंट कांच का बात करें तो 1.53 से 1.96 तक होता है। और मानिक का बात करें तो 1.71 होता है। नीलम इंपॉर्टेंट, नीलम का अपवर्तनांक 1.71 होता है। सेंधा नमक का 1.54 होता है। और हीरा का वेरी इंपॉर्टेंट, अपना क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, हर बार पूछता है हीरा का अपवर्तनांक, तो 2.42। ठीक है। और कनाडा वाल्सम का जो होता है
1.53। तो हमको लगता है कि आप इसको ज़रूर रट लेंगे। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। लेकिन अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है ये भी आप याद रखेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है, घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। और अपवर्तनांक का परिभाषा कैसे लिखेंगे तो सबको याद हो गया। ऊपर में शून्य का प्रकाश शून्य में प्रकाश की चाल और नीचे में जिसका पूछे उसका। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है और n बराबर अंग्रेजी में लिख सकते हैं c/cm। c हो गया शून्य में प्रकाश की चाल और cm हो गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हम समझते हैं ठीक हो गया। अगला जो पॉइंट आपको पढ़ना है बच्चों वो है आपका कांच का स्लैब। तो आइए पहले इसे हम थोड़ा इरेज हटा दें, थोड़ा जगह बना लें। तो कांच का स्लैब हम लोग देख लेते हैं। अगला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपका कांच का स्लैब। ठीक है, और कांच के स्लैब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार देख लें कांच का स्लैब, हम बिल्कुल आसानी से आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा यहाँ देख लेते हैं। देखिए कांच का स्लैब, अगला जो पॉइंट आपको पढ़ना है ना वो पढ़ना है आपका कांच का स्लैब। अब देखिए स्लैब एक इंग्लिश शब्द है। स्लैब का मतलब होता है सिल्ली। जैसे कांच है, कांच शीशा है, तो शीशा का एक सिल्ली ले ले इस तरह से आयताकार। देखिए इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, ये कांच का है, मान लो इस शीशा का है, ये देखते हैं टेबल उबल पर भी रखा जाता है इस टाइप का। तो यही है कांच का स्लैब, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं कांच का सिल्ली। ठीक है, अब इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो कांच का स्लैब जब इसमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा ऊपर कर लें। यहाँ पे कांच का स्लैब, कांच का स्लैब या कांच की सिल्ली, इसके बारे में आपके बुक में पढ़ना है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले एक अभिलंब डाल देंगे। इसमें पढ़ना क्या है, प्रकाश को लेके जाएंगे इसके अंदर विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो ये देखिए एक मैंने यहाँ अभिलंब डाल रखा है और देखिए जैसे ही किरण यहाँ से इसमें एंट्री मारेगी तो आपको पता है ये विरल माध्यम है, इधर 3 लाख के स्पीड से आ रही है। और जैसे ही कांच में एंट्री मारेगा तो कांच में 2 लाख हो जाता है स्पीड, सीधे 1 लाख घट जाता है। और आपको पता है जब स्पीड घटता है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अभिलंब की ओर देखिए यह मुड़ जाएगा। अब प्रकाश ऐसे जाना चाहिए, जाएगी, लेकिन जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था। प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इस तरफ मुड़ जाएगी। चूँकि हम अपवर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी एक अभिलंब आप डाल देंगे, यहाँ पर भी आप एक अभिलंब डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही अभिलंब डालेंगे हम, तो अब आप लोग बताइए ये अभिलंब डाल दिए। ठीक है, अब देखिए ये किरण क्या होगा, अब चूंकि सघन माध्यम में इससे विरल माध्यम में निकलेगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, जबकि जाना चाहिए सीधा। लेकिन आपको पता है विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, लेकिन इस किरण को अगर देखा जाए, अगर ये किरण कभी नहीं मुड़ता, रास्ते में स्लैब नहीं आता, तो ये सीधा सीधा ऐसे निकल जाता कि नहीं। तो इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इस किरण को हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्लियर है, ई किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण। तो अब जरा ध्यान दें, अब देखिए ई कांच का स्लैब में आपको इस समझ में आ गया कि किस तरह से किरणें चलती है। देखिए किरण गया, अभिलंब था तो अभिलंब की ओर मुड़ गया, जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ऐसे मुड़ गया। फिर अभिलंब है, लेकिन जैसे सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट गया। अब देखिए निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को, ये देखिए बीच की दूरी को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं इसको, पार्श्विक विस्थापन। आपके एग्जाम में कई एक बार पूछा जाता है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया निर्गत किरण और ये हो गया आपतित किरण। निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच लांबविक दूरी को, लांबिक समझते हैं, लंब के जैसा जो सीधा होता है, तो लांबविक दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन का क्या डिफिनेशन हो गया, निर्गत किरण और किसका, आपतित किरण, या इन दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पार्श्विक विस्थापन, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका कांच का स्लैब में यही पढ़ना है। ठीक है, तो कांच का स्लैब आपको पूछेगा कि कांच का स्लैब का वर्णन करें, तो आप इसको ऐसे इसका नाम दे दीजिएगा A B
सी और डी, और लिख दीजिएगा कि ABCD एक कांच का स्लैब है जिसमें एक किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, चूँकि विरल से सघन है और फिर सघन से बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरह से निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच एक दूरी बन जाती है लंब के तरह, और इस लांबविक दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इतना बात आपको लिख देना होता है। लेकिन स्पेशल अगर पूछे पार्श्विक विस्थापन क्या है तो निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उसको भी ज़रा तेज़ी में कवर कर लें। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है ताल। अब ताल बोलते हैं तो बच्चे लोग ताल ठोकने लगते हैं। नहीं, ताल को अंग्रेजी में हम लेंस कहते हैं, ताल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ठीक है, ताल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब यहाँ से आता है कि ताल क्या है यानी लेंस क्या है, चूँकि इस चैप्टर में लेंस ही पढ़ना है। ये तो जो आप देख पा रहे थे ये सब छोटा छोटा पॉइंट था, लेकिन पहला चैप्टर जो पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन, उसमें दर्पण पढ़ना है और इसमें लेंस पढ़ना है। लेंस को हिंदी में हम ताल कहते हैं। तो बोलिए ताल किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन सब बच्चे बता देंगे। तो ताल किसे कहते हैं, तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, पहले लिख देते हैं फिर समझा देंगे कि डिफिनेशन को ऐसे क्यों बोलते हैं। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। उसे लेंस या ताल कहते हैं। अब ध्यान देंगे सारे बच्चे कि पारदर्शक पदार्थ इसको क्यों कहा जा रहा है, ज्यामितीय सतह क्यों इसमें आ रहा है। तो ध्यान देखिए ये हमने एक गोला लिया कांच का, एक और मैंने कांच का गोला लिया। ठीक है, एक और कांच का गोला लिया, ये लिए। लेकिन इसको हम ठेल के अगर इसके ऊपर चढ़ा दें, इस तरह से अगर चढ़ा दें, है ना, और बाकी जो भाग है इसको हम काट के हटा लें ऐसे। देखिए ये दोनों कांच का गोला था, ध्यान देंगे, और दोनों को इस तरह से करने के बाद इधर वाला पार्ट को हटा ले काट के, इधर वाला पार्ट को हटा ले, तो यह जो बना यह लेंस बन गया। अब बताइए ये लेंस है, चूंकि कांच है तो इसके आर पार देखा जा सकता है, एकदम देखा जा सकता है, इसलिए पारदर्शक पदार्थ है। लेंस क्या है, तो एक पारदर्शक पदार्थ है। और पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, दो टुकड़ा है। देखिए एक टुकड़ा इधर से और एक टुकड़ा इधर से, है ना, इधर वाला गोला से एक टुकड़ा लिए और इधर वाला गोला से एक टुकड़ा लिया, इसको काट के हटा दिया गया, इसको भी काट के हटा दिया, इधर से भी काट के हटा दिया गया। तो इसलिए लिखे कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतह से, बोलिए इसमें कितने ज्यामितीय सतह है, एक इधर से और एक इधर से, इसलिए इसमें बोला गया कि जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है उसे लेंस या ताल कहते हैं। देखिए ई तो हो गया, ई जो लेंस बना ई बन गया उत्तल लेंस। क्या बन गया, उत्तल लेंस। अभी देखिए दो गोला और लेते हैं, इसको जरा हटा लेते हैं, दो गोला फिर से लेते हैं। ठीक है, लिए अब इन दोनों को सटाना है, थोड़ा सा, पूरा चढ़ाना नहीं है, हल्का सा सटा देते हैं यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस तरह से जोड़ दिया जाता है, कांच के माध्यम से साट दिया जाता है, और साट देने के बाद इधर वाला भाग को काट के हटा दिया जाता है। यह लीजिए काट के इसको हटा दिया। अब देखिए यह जो बचा ये भी एक लेंस है, और यह जो लेंस बना ये कहलाया अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा वही होगा कि इसके आर पार भी देखा जा सकता है, तो इसको भी पारदर्शक बोलेंगे। तो वही बोलेंगे पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, है ना, वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतह, इसमें भी दो ज्यामितीय सतह, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, तो यह जो बना यही लेंस या ताल है। तो इसको चूंकि गोला से बनाया गया इसलिए इसको गोलीय लेंस भी कहा जाता है। अगर पूछे कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि ताल या लेंस किसे कहते हैं, तो पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो बोलो कितने सतह से घिरा होता है, दो ज्यामितीय सतह से। चूंकि ज्यामितीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रिज टाइप का है, ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे लेंस या ताल कहते हैं। अब बताइए लेंस के प्रकार या गोलीय लेंस के प्रकार, तभी वजह से ऐसा होता है, दो लेंस होते हैं ना, लेंस के प्रकार। तो लेंस के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। इंग्लिश लिखना है तो लिख लेंगे कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक्स है कन्वेक्स लेंस। और दूसरा होता है अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आया कि सर उत्तल लेंस किसे कहते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, लेकिन इतना आसान सवाल आएगा नहीं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं समझना है। तो उत्तल लेंस अभी जैसा कि बताए थे, उत्तल लेंस ऐसे बनता है, ये वाला उत्तल लेंस हो गया, है कि नहीं। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो ज़रा समझेंगे पहले इस लेंस के बारे में। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो उत्तल लेंस किसको कहते हैं बच्चों, तो वैसा लेंस जिसके ऊपर और नीचे, ऊपर का भाग नीचे का भाग पतला हो, देखो पतला है, तथा बीच का भाग क्या है, मोटा है। तो इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया। ऊपर देखिए पतला है, नीचे भी देखिए पतला है, लेकिन बीच में क्या है, मोटा है। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिस लेंस का ऊपर और नीचे का भाग पतला हो लेकिन बीच का भाग मोटा हो, तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान देंगे कि सर अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो अवतल लेंस जैसा कि बताया अभी ऐसे बनाए थे अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसके ऊपर और नीचे का भाग मोटा हो और बीच का भाग पतला हो। देख लीजिए उसका उल्टा, ऊपर का भाग भी मोटा, नीचे का भी भाग मोटा, लेकिन बीच का भाग क्या हो, पतला हो। तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले हम उत्तल लेंस का बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका पहले बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस 3 प्रकार के कैसे कैसे होता है। जरा ध्यान देंगे, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होता है। पहला उभयावतल लेंस, उभयावतल लेंस। अब देखिए उभयावतल का मतलब, देखिए उभय का मतलब होता है, उभय का मतलब 2, आवतल, आवतल माने उभयावतल का मतलब हो गया जिसमें 2 लेंस दोनों के दोनों उत्तल हो। जैसे देखिए इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल, तो इस लेंस को हम बोलते हैं उभयावतल लेंस। दूसरा क्या होता है, उभयावतल लेंस, हाँ उभयावतल लेंस, उभयोत्तल होता है, उभयोत्तल लेंस, ठीक है। तो उभयोत्तल लेंस होता है पहला, देखिए इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल, इसलिए इसको बोलते हैं उभयोत्तल। उभय का मतलब होता है 2, और दोनों के दोनों लेंस होना चाहिए, इधर से और इधर से दोनों है, दोनों उत्तल है, ठीक है। अवतल तो इधर की ओर होता है, देखिए अवतल का परत इधर होता है और उत्तल का परत ऐसे होता है, ठीक है। तो दोनों के इधर का भी परत देखिए उत्तल है और इधर का भी परत उत्तल है। तो उभय का मतलब होता है 2 और उभयोत्तल उत्तल, तो कह रहा है 2 उत्तल होना चाहिए, तो ये उभयोत्तल लेंस हो गया। तो ये उभयोत्तल लेंस का सीन हो गया, जो कि उत्तल लेंस के जैसा है, क्योंकि दोनों तरफ उत्तल है, तो इसको उत्तल लेंस बोलो चाहे उभयोत्तल बोलो। तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस। इसका मतलब क्या होता है, एक तरफ होता है समतल, इसको जरा हटा ले, एक तरफ होता है समतल और समतल सीधा होता है, और एक तरफ होता है उत्तल, तो इसको हम बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। क्लियर है। तीसरा जो होता है अवतलोत्तल, तीसरा क्या होता है, अवतलोत्तल लेंस। ये सब आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बताते, आपके बुक में दिया गया है, पूछ देगा उत्तल लेंस कितने प्रकार के हैं। तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के, एक उभयोत्तल लेंस, एक समतलोत्तल लेंस और एक अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल में क्या होता है, एक अवतल होगा, तो अवतल अभी बताए थे ना, ऐसे होता है ना, और इधर से उत्तल होता है, तो ये हो गया आपका कची अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। तो अब बोलिए उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, फिर से बता दिए। उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिसके दोनों सतह उत्तल हो, उसे उभयोत्तल कहते हैं, है ना। समतल लेंस किसे कहते हैं, तो जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह उत्तल हो, उसे समतलोत्तल कहते हैं। अवतलोत्तल किसे कहते हैं, जिसका एक सतह कौची अवतल और एक सतह उत्तल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि उत्तल लेंस हम 3 प्रकार के होते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि सर अब अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। तो आइए उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे दूसरा जो है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला उभयावतल, उभयावतल लेंस। दूसरा होता है समतलावतल लेंस। और तीसरा जो होता है, पहला दूसरा और तीसरा होता है आपका अवतलावतल लेंस, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया
कि अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक उभयावतल, उभयावतल मतलब उभय माने दो, आवतल माने अवतल, दोनों अवतल होना चाहिए। माने अभी बताए थे कि अवतल ऐसे होता है कि नहीं, तो अवतल इधर और इधर होता है, तो ये हो गया कौची उभयावतल, क्योंकि दोनों इसमें अवतल है, ये भी अवतल ये भी अवतल। एक होता है समतलावतल, तो समतलावतल में एगो तो समतल होगा और एगो अवतल होगा, तो ये हो गया आपका समतलावतल। क्लियर है। और अब देखिए अवतलावतल, अवतलावतल का मतलब क्या हो गया, अवतलावतल का मतलब क्या हुआ, दोनों आपका अवतल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ऐसे और ऐसे, ये हो गया आपका अवतलावतल। क्लियर है। तो इस तरह से इसका डिफिनेशन अगर चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वैसा लेंस जिसका दोनों सतह अवतल हो उसे उभयावतल कहते हैं, और वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल और एक सतह अवतल उसे हम समतलावतल कहते हैं। वैसा लेंस जिसके दोनों के दोनों सतह अवतल हो उसे हम अवतलावतल लेंस कहते हैं। तो इस तरह से आपका लेंस हो गया क्लियर। अब लेंस में थोड़ा सा और जानना है ताकि लेंस का जो थ्योरी बनाते समय वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लेंस में अब क्या जानना है ज़रा ध्यान दें। यहाँ पर ध्यान देंगे, ई हम जो बना लिए ई हो गया उत्तल लेंस, और ई जो हम बना लिए ई हो गया आपका अवतल लेंस। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको जानना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक रेखा होता है, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। इसमें भी एक रेखा खींच सकते हैं, इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु होता है, ठीक है, इसको हम ओ से सूचित करते हैं, और यह जो है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, हिंदी में प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इधर की ओर या इधर की ओर जब जाएंगे, इधर हम जब जाएंगे तो इधर भी फोकस होता है और इधर भी फोकस होता है। तो इस इधर वालों को हम F1 और इधर वाला को F2 कह सकते हैं। चूँकि इसमें दो फोकस इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो ज्यामितीय सतह होते हैं। देखिए, एक इस तरफ झुका हुआ है तो इसका फोकस इधर होगा, और एक इस तरफ झुका हुआ है तो इसका फोकस इधर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं दर्पण में कितने फोकस था, दर्पण में एक फोकस होते हैं, लेकिन लेंस में कितने फोकस था, लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका फोकस। लेकिन इधर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F2 है तो यहाँ C2 भी लिख सकते हैं, या यहीं पर कुछ लोग लिख देते हैं 2F2, C2 ना लिख के लिखेगा 2F2। इधर जाएं, जितना दूरी होता है उतनी दूरी पर एक और बिंदु होता है जिसे आप C1 लिख सकते हैं, चूँकि इधर बर्न वाला एरिया है, या कुछ लोग इसी को लिख देते हैं 2F1। बस दर्पण का इतना पॉइंट याद रखना है, फिर इसका किरण आरेख पढ़ाएंगे समझ में आएगा। फिर इसी तरह इसमें आ जाइए, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे O कहते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र होता है। इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, है ना, दोनों तरफ फोकस होगा, क्योंकि एक दर्पण इधर, एक लेंस इधर की ओर झुका हुआ है, एक लेंस इधर की ओर झुका हुआ है, और झुकाव तरफ फोकस होता है। तो इधर अगर हम कर लें F1 तो इधर क्या हो जाएगा आपका F2। क्लियर है। फिर जितना दूरी होता है उतनी दूरी पर एक और पॉइंट होता है ना, तो एक पॉइंट और होता है, तो इसको आप C2 लिख सकते हैं, या कुछ लोग इसी को 2F2 लिखते हैं। क्लियर है। इधर जाएंगे तो ये F1 है तो यहाँ C1 होगा, या C1 को ही कुछ लोग क्या लिखते हैं 2F1 लिखते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका सारा पॉइंट ध्यान रखें, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ये फोकस हो गया, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, यानी इससे फोकस दूरी की दुगनी दूरी, इसलिए 2F2 लिखा गया। ठीक है, और ये इधर भी वही हुआ, ये फोकस है, जितना दूरी होता है उतनी दूरी पर यह होता है। ठीक है, तो ये लेंस के कुछ भाग हो गए। अब लेंस से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, अच्छा, इसके अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। ये सारा चीज़ पढ़ते हुए अगले भाग में हम प्रयास करेंगे कि बहुत जितने भी पॉइंट है उसको कवर किया जाए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।